प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं 12th फिजिक्स के अंतर्गत 5 ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की जो बोर्ड एग्जाम में आपके लगातार रिपीट हो रहे हैं। यानी कि आप लोग लगातार कमेंट करते हैं कि भैया रिपीटेड क्वेश्चन पर वीडियो लाइए, तो भाई आज का जो वीडियो है आपके लिए जो रिपीटेड क्वेश्चन है इसी के ऊपर होने वाला है। और ये 5 क्वेश्चन बोलेंगे भैया 5 तो काफी कम है न्यूमेरिकल, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए आपका होने वाला है सेकेंड बुक जो कि है प्रकाशिकी आपका यानी कि पहला यूनिट, तो लाइट्स यूनिट से ही होने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चन। और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखिए आपके सामने हैं, इनका हम लोग पूरा सोल्यूशन करेंगे। अभी कैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं न्यूमेरिकल के जो 3 नंबर या 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं और कैसे उनका सोल्यूशन करेंगे, पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पर चीजों को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले देखिए क्वेश्चन को पढ़िए और एक डायग्राम भी यहाँ पर बना है, इसको भी हम समझते हैं और फिर इसका करते हैं सोल्यूशन। तो देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वस्तु को पर्दे से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। कोई वस्तु है ना, ऑब्जेक्ट, जिसको 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। किससे भाई? तो पर्दे से। तो फिर कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को कहां पर रखा जाए कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो पर्दे पर प्राप्त हो जाए। देखो ये क्वेश्चन है और प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता भी इसी में हमें ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो अब देखो ये डायग्राम है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा का सारा ये आपका जो लेंस लगा हुआ है, एक उत्तल लेंस, इसमें ये वस्तु रखी है और ये आपका क्या है, पर्दा दिख रहा है, ठीक है ना। जो साइड वाली लाइन है ये क्या है, पर्दा है। और इसकी पूरी दूरी पर जो कितना दूरी बताएगी, तो भाई यहाँ पर बताएगी 75 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। तो इसलिए यहाँ से आपका लेंस से ये वस्तु तक की दूरी x है और पूरी दूरी आपकी कितनी है, 75 है। तो ये जो बची हुई दूरी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, तो x को आप माइनस कर देंगे 75 से, तो भाई इसीलिए यहाँ पर 75 माइनस x लिखा गया है। ये चीज सिर्फ आपको समझना है, कंफ्यूज नहीं होना। तो चलो फिर यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए सूत्र लगाना है। जो यहाँ पर आपको पता है कि लेंस सूत्र होता है, उसी सूत्र के अनुसार रख करके चीजों को निकालना है। तो चलिए लेंस सूत्र यहाँ पर लगाते हैं और इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। लिखेंगे लेंस सूत्र से, मेरे साथ करते जाइए। देखिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन सूत्रों को भाई आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है, ठीक है। 12th फिजिक्स का आपको पार्ट 1 का सूत्र मैंने नोट्स में प्रोवाइड करा भी दिया है, जो बच्चे नोट्स ले रहे हैं उनको मिल गया है। और आप लोग अगर नहीं पाए हैं तो वीडियो को देख सकते हैं या तो फिर नोट्स भी ले सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको नंबर व्हाट्सअप नंबर वीडियो मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। तो लेंस सूत्र से देखिए यहाँ पर लिखेंगे, लेंस सूत्र आपको पता है क्या होता है, तो ये होता है आपका 1/v माइनस 1/u बटे 1/u इक्वल टू 1/f। अब u भी f भाई क्या है आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। u भी f क्या है, तो आपका f देखिए फोकस दूरी हो जाती है। u क्या है आपका वस्तु से प्रतिबिंब, वस्तु से जो है पर्दे की दूरी, और यहाँ पर भी आपका क्या है वस्तु से पर्दे प्रतिबिंब की जो दूरी है, ये प्रतिबिंब की दूरी और ये वस्तु की दूरी है, ठीक है। तो इनको देखिए अब चीज़ों को समझना पड़ेगा। यहाँ पर वैल्यू को रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, तो मैं आपको वैल्यू रख के बता देता हूँ, फिर आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखना v का मान जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा 75 माइनस एक्स, ठीक है। देखो दो दूरियां दी गई हैं, एक x है और एक 75 माइनस एक्स है। कितना है, एक x है और एक 75 माइनस एक्स है। तो देखो इसको क्या करना है, आप v की जगह पर डायरेक्ट जो है 75 माइनस एक्स कर दो। तो इसमें आप लिखे यहाँ पर 1/75 और ये क्या है माइनस का x। फिर यहाँ पर देखो लेंस सूत्र है ना, तो इसमें देखो ये माइनस होता है यहाँ पर, है ना। आप बोलेंगे भैया हमने प्लस भी पढ़ा, तो देखिए आपका दर्पण और लेंस में थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, तो आप इतना तो जानते होंगे। तो यहाँ पर ये माइनस हो गया 1/u। देखो यहाँ से जो वस्तु है ये आपका लेंस तक की दूरी ये x है, लेकिन इसको आप लेंस में भाई नेगेटिव लेंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव के लिए आपको इसमें लगा देना है 1 बटे यहाँ पर जो है x को हम माइनस में कर देंगे, तो माइनस का हो जाएगा x ऐसे, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पर 1 बटे, अब f का भी मान दिया गया, कितना दिया गया देखो क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी बताया था ना क्वेश्चन में, तो f का वैल्यू कितना है, तो 12, तो इसलिए 1 बटे यहाँ पर हो जाएगा 12। अब देखो चीजें क्लियर है ना, हमने वैल्यू पूरी की पूरी रख दी। अब इसको क्या करना है, हल कर देना, कैलकुलेट कर देना पूरा का पूरा। तो देखना कैसे सॉल्व करेंगे। ये दो चीजें हैं, इनका हम लोग कर लेंगे एलसीएम। क्या हो जाएगा, एलसीएम कर लेंगे। तो देखना यहां से आप करिए, एक इस प्रकार से लाइन खींच देना है। ये आपका है 75 माइनस एक्स ऐसे, और एक क्या है भाई x है, ठीक है ना। एक क्या है इंटू में कर दो x,
और देखो जो ये माइनस है ये इस माइनस को भाई क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो मैं अभी इसी क्वेश्चन में डायरेक्ट करके आपको बता दूंगा। तो देखो 75 माइनस एक्स का भाग इसमें कराएंगे तो एक बार जाएगा, बचेगा क्या, तो बोलेंगे एक्स बच गया। तो यहाँ पर आप इसकी जगह पर क्या करेंगे, एक्स का एक से गुणा कराएंगे तो एक्स। आप लोग जो है भिन्न तो कर लेते हैं ना, तो बस यहाँ पर भिन्न ही सॉल्व करी गई है। एक्स इसका बचा और ये माइनस इस माइनस से यहाँ पर टकरा के इसको प्लस कर देगा, तो प्लस यहाँ पर आपको इस प्रकार से रख देना है। अब इसमें देखो x से x जो है आपका भाग कराएंगे तो कैंसिल, बचा क्या, तो बोलेंगे 75 माइनस एक्स बच गया आपका। तो इसकी जगह पर आपको क्या कर देना, यहाँ पर लिख देना है 75 माइनस एक्स, ऐसे, ठीक है। तो ये चीज आपकी यहाँ पर इस प्रकार से देखो आ चुकी है। अब ये चीज आ गई इक्वल टू में आपका क्या चल रहा था, 1/12 यानी कि 1/12 ही आपका ये चल रहा था, 1/12 ऐसे, ठीक है ना। तो 1/12 हो गया। अब इसमें देखो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो देखो एक एक्स क्या है, प्लस का है, और एक बोलेंगे माइनस का है। तो कितना बचा, एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऊपर आपका केवल और केवल 75 बच रहा है। अब इस 75 को आप क्या करेंगे, 12 को इधर ले आएंगे, मतलब गुणा करा देंगे तो एक नंबर बन जाएगा। और इसके साथ ही आप यहाँ पर द्विघात समीकरण जिसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके और एक्स का मान निकाल लेंगे। जैसा कि आप लोग 10th क्लास में मैथ में पढ़े भी होंगे, जो बच्चे मैथ वाले हैं अच्छे से कर लेंगे। देखो 12 गुणे 75, इसको आप तिर्यक गुणा करा दीजिए, जो बोलते हैं, है ना, पक्षांतर कर दीजिए। तो 12 गुणे 75 कराएंगे तो यहाँ पर देखो इसका क्या हो जाएगा, 12 पंचे 60, 6 और 62 84 और 6 90, यानी कि आपका ये 900 बनेगा इधर का, ठीक है। 900 डायरेक्ट गुणा कर दिए। और इसका देखो x का x से होगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बनेगा, है ना। और ये हो जाएगा 75x, तो इसका हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 75x और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। इतना यहाँ पर समझ में आया ना। अब ये आपका देखिए क्या करना है, इसको पूरा का पूरा एक तरफ करना है, इक्वल टू में 0 कर देना। तो यहाँ पर ये बनेगा द्विघात समीकरण। तो देखो x का क्या है, ये माइनस का पूरा यहाँ पर वैल्यू है, तो इसमें चिन्हों को बदलना है, ठीक है। चिन्हों को कैसे बदलेंगे, देखो इसको आप जब सेपरेट करके लिखोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 75x और यहाँ पर ये आपका देखिए आप जो 900 है इसको जब इधर लेके जाएंगे तो भाई इधर प्लस का इधर माइनस का जाएगा। लेकिन आपका एक चीज यहां पर क्या होता है, जो x आपका माइनस का था इसको प्लस बनाने के लिए जो 900 आपका यहां पर माइनस का हो रहा था वो आपका प्लस में हो जाएगा। बस यहां पर इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, तो यहां से आ जाएगा ये बराबर में आपका 0 कर देना है। तो ये बन गया द्विघात समीकरण। और इस समीकरण के अनुसार अब आप लोग क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। x का आपको वैल्यू या बोले तो मान निकाल देना है। और x का मान अगर आप निकाल लिए तो फिर आप लोग ये वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं u और v की, ठीक है ना। तो अब देखो x स्क्वायर माइनस 75x प्लस 900। अब इस समीकरण को ऐसे तोड़ना है कि आपका जोड़ने या घटाने पर 75 आ जाए और उन दोनों संख्याओं का गुणा कर दें तो यहाँ पर 900 आ जाए। यही आपने पढ़ा है ना गुणनखंड विधि जो भी है द्विघात समीकरण में, यही चीज़ें तो पढ़े हैं आप लोग। तो देखो इसके लिए आपको करना क्या है, मैं आपको डायरेक्ट इसका जो है बता देता हूँ। आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 75 है ना, तो आप इसमें कुछ मत करिए, आपको डायरेक्ट कर देना है माइनस का 60x और माइनस का 15x। अब देखो 60 और 15 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 75 माइनस का, है ना, दोनों माइनस के हैं। लेकिन जब दोनों का 15 गुणे 60 कर देंगे तो फिर 900 हो जाएगा। यही चीज मैं यहाँ पर कह रहा था कि आपको जोड़ने घटाने पर या घटाने पर माइनस का 75 आ जाए और गुणा करें उन्हीं दोनों संख्याओं का तो आपका 900 आ जाए। ये होता है द्विघात समीकरण में, आपने गुणनखंड में पढ़ा है। तो बस प्लस का 900 कर दीजिए, इक्वल टू में आपका 0 चल ही रहा था। अब देखो इसमें एक बार फिर से सेपरेट कर लेना है, आपका x का मान आराम से निकल आएगा। यहाँ से x कॉमन लेंगे इसमें तो बचेगा x माइनस 60 और यहाँ पर आपको प्लस करके माइनस करके 15 इसमें कॉमन कर लीजिए, यहाँ पर बचेगा x और माइनस जब देखिए 900 से 15 कॉमन हो गए तो बच गया 60। तो x माइनस 60 के आपके दो टर्म इधर के बच गए और एक बच गया x माइनस 15। तो देखो x की जो वैल्यू है वो दो वैल्यू आ रही है इधर, कैसे, यहाँ पर आगे करिए, एक बचा x माइनस 60 का और एक कितना बचा x प्लस x माइनस 15 का, ठीक है, दो चीज़ें बच रही हैं। तो यहाँ से x का देखिए आप इससे जब मान निकालेंगे तो दो वैल्यू आएंगी ना x की। इससे आप अगर पहले वाले से आइए तो देखते हैं तो x माइनस 60 बराबर 0 का, तो x का मान भैया कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है, पहली वैल्यू ये आपका आया एक। और अगर दूसरे वाले पे आप आते हैं तो x माइनस 15 से देख लो, x माइनस 15 से देख लो आप, तो भाई इसका भी क्या हो जाएगा, x इक्वल टू यहाँ पर 15 आ जाएगा। मतलब कि आपके दो मान यहाँ पर आए हैं x के, ठीक है, ये आपका एक
और एक ये दो वैल्यू आई। अब इसमें देखो आपको कह रहा था कि आवर्धन क्षमता भी ज्ञात करो। अब देखो आप कंफ्यूज मत होना, आपको v का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, v की जगह पर 75 माइनस x है तो बस यहाँ पर x का मान आप रख दीजिए 15 या 60, तो उस हिसाब से वैल्यू इधर उधर चेंज होती रहेगी, दो स्थितियों में निकलेगी। तो भाई यहाँ पर ये चीज़ आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ईजी है। मेन चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा था कि आवर्धन क्षमता भी ज्ञात करना है। आवर्धन क्षमता के लिए डायरेक्ट मैं आपको सूत्र बता देता हूँ, आप उससे रख करके आराम से निकाल लेंगे। कैसे, लिखो यहाँ पर आवर्धन क्षमता बराबर होता है, आवर्धन क्षमता बराबर सूत्र होता है, इसको m से व्यक्त करते हैं या डिनोट करते हैं, m बराबर होता है -v/u, ये सूत्र लगता है। अब बोलेंगे v और u का वैल्यू हमें नहीं पता, तो देखो एक चीज क्लियर है कि जब आप लोग यहाँ पर u का मान अगर 15 लेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पर आप देखिए x की वैल्यू 2 आई है, तो अगर x का मान आप यहाँ पर 15 लेंगे तो भाई आप यहाँ पर भी 15 रखेंगे तो v का मान कितना आएगा, 75 माइनस 15 यानी कि आपका 60, तो एक वैल्यू 15 और एक 60 इस प्रकार से आएगी। तो देखो अब अगर इसी में आप रखते हो वैल्यू को तो जब इक्वल टू कितना बनेगा, माइनस का v का मान मैंने बताया कि 60 आ जाएगा अगर आप u को 15 लेंगे, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो 15 चौको 60 यानी कि माइनस का कितना भाई बचा 4, और अगर यहीं पर चेंज कर दो आप लोग, अगर x का मान आप 60 लेते हो तो फिर देखना क्या होता है। x का मान मैंने बताया कि अगर 60 लेते हो यानी कि u का वैल्यू अगर आप 60 लेते हो तो ये वैल्यू फिर से चेंज होगी। कैसे, तो यहां पर देखना दो स्थितियों में बनेगा। अगर मैंने बताया कि माइनस, ऐसे माइनस ये फार्मूले में लगा दिया, मैंने बताया कि अगर आप x का मान 60 लेते हो, एक बार 15 लिए तो भाई आपका m का वैल्यू माइनस का 4 आया, ठीक है ना, माइनस का 4 आया, ये काट दीजिए 0, माइनस का 4 आया। अब अगर आप x का वैल्यू 60 लेते हो तो देखना क्या आएगा, यहाँ पर 60 में मैंने बताया कि यहाँ पर 75 और 60 जो है घट जाएगा तो 15 बचेगा, तो v का मान कितना बचेगा 15, तो 15 बचा और u का मान आपका 60 रहेगा, तो ये आपका कटेगा, तो 15 चौको 60 यानी कि माइनस का 1/4। तो ये दो वैल्यू इसमें आएंगी, एक माइनस का 4 और एक माइनस का 1/4, दो चीजें आ रही हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने देख सकते हैं आ चुका है और इसमें बताया गया है, देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी 1 × 10⁻5 मीटर चौड़ाई वाली झिर्री पर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश लंबवत पड़ रहा है, तो विवर्तन प्रारूप केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो काफी इंपॉर्टेंट, मैंने शुरू में ही आपको बताया है कि तो ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है। अब इसको पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका तो आपको कहीं ना कहीं पता चल रहा होगा, क्योंकि मैं आपको लगातार ऐसे क्वेश्चन कराता आ रहा हूं और जितने भी आपके क्वेश्चन हैं पूरी की पूरी बुक से लगातार मैं आपको ऐसे ही अब चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल करा दूंगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी 1 × 10⁻5 मीटर चौड़ाई वाली झिर्री पर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश लंबवत पड़ रहा है, तो विवर्तन प्रारूप केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात करना है। तो देखो इसमें वैल्यू क्या क्या दी गई हैं, आपके पास दी गई है, कह रहा है कि 10⁻5 मीटर चौड़ाई वाली झिर्री, मतलब झिर्री की चौड़ाई दी गई तो इसको हम लोग डी से इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। तो भाई डी का मान जो दिया गया है वो कितना है, तो आप इसको डायरेक्ट यानी कि 10⁻5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि वैसे भी एक आपका गुणे में लिखा है तो आप इसको भी लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मीटर में है, डायरेक्ट लिख देना है। इसके बाद कह रहा है कि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश, यानी कि जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है वो 6000 एंगस्ट्रॉम है। तो भाई लैम्डा से व्यक्त करते हैं प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को, तो इसको लिखेंगे लैम्डा इक्वल टू यहाँ पर आपका 6000 एंगस्ट्रॉम। अब देखो इसी को आपको मीटर में चेंज करके लिखना है, क्योंकि भाई एक वैल्यू आपकी मीटर में है और एक एंगस्ट्रॉम है। तो आप देखो जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको दोनों को जो है सेम करना पड़ेगा, यानी मीटर है तो मीटर में ही आपको वैल्यू को रखना पड़ेगा। तो इसको चेंज कर लो आप लोग। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको पता है कि जब इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू ये 6000 आपका जो है ये 6000 गुणे, और यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में आपको पता है कि 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है ना, ऐसे। तो ये भाई अब आपका मीटर में चेंज हो चुका है। इस प्रकार से दो वैल्यू आपकी निकल आई। पूछ रहा है केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, तो इसको हम 2θ से व्यक्त करते हैं इस प्रकार। ये वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। बोलेंगे इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, तो सूत्र आप लोग यहां पर लिख लो। देखो फॉर्मूला होता है 2θ इक्वल टू यहाँ पर 2λ/d, ये सूत्र लगता है, ठीक है। डायरेक्ट सूत्र आपको वही लगाना है और यहाँ से वैल्यू को निकाल लेना है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर वैल्यू को रखते हैं 2θ इक्वल टू 2 × λ का वैल्यू कितना है, तो 6000 × 10⁻⁻5
10, 6000 गुणे 10 घाते माइनस का 10 बटे में आपको लिखना है डी का वैल्यू है 10 घाते माइनस का 5, 10 की पावर माइनस का 5 ऐसे। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आप इस वैल्यू को ऊपर ले जाओ डायरेक्ट, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू यहाँ पर बनेगा 2 गुणे, यहाँ पर देखो इसमें 2 गुणे 6 कर दो डायरेक्ट आप यहाँ पर, और गुणे में कर दो 10 का पावर ये कितना है 3 जीरो है ना, तो यहाँ पर 10 का पावर कितना हो जाएगा प्लस का 3, और इसमें देखो 10 का पावर कितना है ये माइनस का 5 माइनस का 5 ही बचेगा, क्योंकि मैं आपको एक स्टेप और करा देता हूँ। ये 10 है, ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 का पावर ये प्लस का 5 बनेगा, है ना। 2 थीटा इक्वल टू यहाँ पर 2 गुणे 6 यानी कि 12 गुणे, अब यहाँ पर ये 5 और 3 जुड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 से माइनस का 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 2 ऐसे, है ना। तो 12 गुणे 10 के घाते माइनस का 2 ये वैल्यू आई है, लेकिन क्या है भाई, तो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई है, तो इसलिए इसका मात्रक जो होगा वो आपका रेडियन में रहेगा, ठीक है। तो लिख देना है रेडियन ऐसे, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसका आपका आंसर है, इतना आपको निकालना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्लियर है ना। तो ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसको जरूर कर लेना, और स्क्रीनशॉट भी आप क्वेश्चन का कर लिया करो, अगर आपको कहीं समझ नहीं आता तो एक बार पुनः से आप कर सको ताकि, है ना। चलो इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और मैंने बताया कि प्रकाशिकी यूनिट के सारे क्वेश्चन जो बता रहा हूँ सभी महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो भाई इस प्रश्न में कहा गया है, देखो ध्यान समझना, ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कॉसेक a/2 है, ठीक है। यहाँ पर कोई प्रिज्म ए है ना, ए प्रिज्म कोण है, मतलब कोई प्रिज्म है इसका कोण ए है, तो कह रहा है प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो कॉसेक a/2 है, तो न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना है। भाई आपको विचलन कोण का मान इसमें ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा और मजेदार क्वेश्चन है। देखो अभी आपके सामने इसको हम लोग एकदम आसान तरीके से करने वाले हैं। तो इसमें देखो क्या दिया गया है, पदार्थ का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को इसको हम लोग n से व्यक्त करेंगे, n इक्वल टू कितना है कॉसेक a/2 दिया गया है, कॉसेक a/2 ये चीज दी गई है। अब आओ इसमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको सूत्र लगा देना है, विचलन कोण का मान ज्ञात करना है, प्रिज्म कोण का मान a दिया ही गया है, और इसमें कुछ नहीं सूत्र लगा दो जो कि आपका इस प्रकार से होता है, यहाँ पर n इक्वल टू यानी पदार्थ का अपवर्तनांक बराबर होता है साइन a प्लस, आपको सूत्र पर ध्यान देना, ठीक है, साइन a प्लस डेल m होल अपॉन 2, ये ब्रैकेट के अंदर कर दो, और फिर आपको इनके पूरे के बटे में लिख देना है साइन a/2, ये सूत्र होता है, ठीक है, साइन a/2। अब क्या करो, देखो यहां पर आपको डेल m का वैल्यू ज्ञात करना, और n का मान आपके पास ये दिया गया पहले से, है ना। तो इसमें कुछ नहीं करना, आप क्या करिए, इसकी वैल्यू को रखिए पहले, n का मान कितना है कॉसेक a/2 है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यू को रखते हैं n की जगह पर, कॉसेक a/2 रख दो आप, तो लिखेंगे कॉसेक a/2, है ना, ऐसे इक्वल टू में क्या है भाई, इधर है आपका साइन a प्लस डेल m, ये क्या है विचलन कोण है डेल m, होल अपॉन 2 ऐसे, और पूरे के बटे में आपको लिख देना है साइन a/2। देखो इंपॉर्टेंट है और इजी भी है ना, ज़्यादा इसमें मतलब इतना कठिन नहीं है। अब देखो आपको पता है कि साइन और कासेक की अगर वैल्यू आपको पता होती है ना, आपने त्रिकोणमिति अगर थोड़ा सा अच्छे से पढ़ रखी होगी तो जरूर आप इसको कर लेंगे, क्योंकि देखो 1/साइन का जो मान होता है वो कॉसेक a के बराबर होता है, मतलब 1/साइन a बराबर क्या होता है, 1/साइन a कॉसेक a के बराबर। हमने त्रिकोणमिति में ऐसे काफ़ी सारे फार्मूले देखो पढ़ के रखे हैं, कैसे, यहाँ पर सूत्र लगा लो, 1/, या तो आप लिख लो साइन a बराबर, तो 1/कॉसेक a के होता है, 1/कॉसेक a के होता है, या अगर आपको कॉसेक a का मान चाहिए तो भाई कॉसेक a बराबर 1/साइन a के होता है, ऐसे होता है ना। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टी हैं जो कि आपको आनी चाहिए, तो बस यहाँ पर आपका ये प्रॉपर्टी यूज होगा, कॉसेक a बराबर 1/साइन a। तो अगर आप इसमें देखो तो एक ऊपर है, मान लीजिए इसका गुणांक 1 है, बटे में कितना है साइन a/2, तो क्या इसको आप 1/साइन a/2 को क्या कॉसेक a/2 लिख सकते हो, बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। तो यहां पर फिर यही प्रॉपर्टी आप लगा दो डायरेक्ट, और आप क्वेश्चन का आंसर निकाल लोगे। कैसे, देखना यहां पर इसका आएगा कॉसेक a, है ना, a/2 इक्वल टू, ऊपर आपका वही रहेगा साइन a प्लस डेल m
होल अपॉन 2, ये आपका इसका हो गया। और मैंने बताया कि इसका गुणांक अगर हम मान लें कि 1 है और 1 रहता है किसी भी संख्या का गुणांक तो आपका 1 रहता है, बटे में साइन a बाई 2 है, तो भाई इसमें आपका 1 बटे साइन a बराबर जो होता है वो कॉसेक a के होता है, इसलिए यहाँ पर वो आपका प्रॉपर्टी लग जाएगा कॉसेक और a की जगह पर a बाई 2, तो आप लिख दो a बाई 2 ऐसे, ठीक है। अब इधर का कॉसेक a बाई 2 और इधर का कॉसेक a बाई 2 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के अलग अलग डायरेक्शन में रखें, एक आपका राइट हैंड में है और एक लेफ्ट हैंड में है, दोनों को कैंसिल करा दो, या तो आप इसको उठाकर इसके बटे में ले आओ, काट दो, आपका बचेगा 1। तो एक तरफ आपका बच गया 1 और एक तरफ आपका बच रहा है साइन a प्लस यहाँ पर डेल m होल अपॉन 2, इतना आ रहा है ना। चलो फिर अब ये चीज अगर आप यहां तक समझ गए तो अब आपका भाई आने वाला है आंसर। कैसे, देखो बोलेंगे भैया यहां पर हमारा 1 है और इधर साइन है, तो अब ऐसा क्या करें कि इधर का जो 1 है ये भी साइन के पदों में चेंज हो जाए। थोड़ा सा देखो दिमाग लगाओ, आपको पता है 1 किसका होता है साइन में वैल्यू, तो भाई बोलेंगे साइन 90 का मान होता है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आप 1 की जगह पर साइन 90 डिग्री लिख दो, है ना। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, तो इसकी जगह पर कर दो आप लोग साइन 90 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई साइन 90 इक्वल टू इधर आपका हो जाएगा साइन a प्लस डेल m होल अपॉन 2, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, साइन से साइन आपका इधर का दोनों कैंसिल, इधर बचा 90 डिग्री, 90 अंश बराबर a प्लस यहाँ पर बोलेंगे डेल m होल अपॉन 2, इतना आ गया। अब देखो अगर इतना समझ में आ गया है तो अब आंसर भी आपका आने वाला है। कैसे, तो ये जो 2 है इसको आप इसके गुणे में ले जाओ, है ना, इधर, तो इधर क्या बचेगा a प्लस डेल m, डायरेक्ट बच जाएगा। तो भाई इसमें आप वही चीज करो जो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर, ये जब 2 को इसको गुणे में ले जाओगे तो 90 गुणे 2 हो जाएगा, तो यानी कि 180 डिग्री इधर का बन जाएगा। इक्वल टू में आपका क्या है a प्लस डेल m, आपको केवल और केवल डेल m यानी कि विचलन कोण ज्ञात करना है, मैंने शुरू में ही क्वेश्चन में आपसे बता दिया है। तो क्या करो आप लोग, यहाँ पर आप डेल m इधर रखो और a को फिर इधर पक्षांतर में कर दो, तो a आपका माइनस में इधर आ जाएगा, तो डेल m बराबर क्या हो गया 180 माइनस a, ये आपका आंसर है। या इसी को आप इस प्रकार से लिख दो डायरेक्ट यहाँ पर, डेल m इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस का a, ये आपका विचलन कोण का मान है। इतना निकालना था इस क्वेश्चन में, देख सकते हैं पूरा मतलब इजी है काफी ज्यादा, और बस इसमें सूत्र इंपॉर्टेंट है, और अगर जो मैंने बताया वो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, यानी कि साइन a बराबर आपका जो कि होता है साइन a बराबर 1/cosec a, ये प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए, आप आराम से लगा लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूले हैं जिनको आप थोड़ा सा कर लीजिएगा, बेसिक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने एक आ चुका है, और जितने क्वेश्चन बता रहा हूं मैं फिर से कह दूं कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जरूर इनको करके जाना। और ऐसे ही क्वेश्चन और भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि मतलब यहाँ से प्रकाशिकी यूनिट में जो न्यूमेरिकल आएंगे वो ऐसे ही आने वाले हैं। बाकी के कुछ जो डेरिवेशन है, जैसे कि आपका हाइगेंस की 2 तरंगिकाओं से प्रकाश का अपवर्तन की व्याख्या, परावर्तन की व्याख्या, इसके अलावा कुछ यहाँ पर और भी क्वेश्चन आते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई को ले लीजिए, या आपका जो सूक्ष्मदर्शी हैं, दूरदर्शी है, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो उनको हम लोग डेरिवेशन के अंतर्गत कर लेंगे। लेकिन जो न्यूमेरिकल होता है वो एक ही वीडियो में पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें लगता है भाई टाइम, है ना, सॉल्व करके अगर बताया जाएगा तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं इनको अलग से एक सीरीज में ला रहा हूँ, और लगातार वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे अगर, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि यंग के प्रयोग में पीला प्रकाश तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम प्रयुक्त होने पर दृष्टि क्षेत्र में, दृष्टि क्षेत्र मतलब जो देखने वाला क्षेत्र होगा, जहां से हमारी नजरें किसी चीज को देख रही हैं, और या तो बोलें जहां से प्रकाश जा रहा है, 60 फ्रिंजें दिखाई देती हैं। तो यदि नीला प्रकाश जिसका तरंग दैर्घ्य दिया गया है 4500 एंगस्ट्रॉम है, तो प्रयोग में लाया जाए तो कितनी फ्रिंजें दिखाई देंगी। मतलब क्वेश्चन कहा कि अगर हमारा प्रकाश जो है वो पीला है जिसकी तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो हमारी 60 फ्रिंजें बनती हैं। और अगर प्रकाश नीला हो जाता है और उसमें जो तरंग दैर्घ्य वो 4500 एंगस्ट्रॉम हो जाती है, तो फिर आप बताइए कि कितनी फ्रिंजें बनेंगी, ये चीज निकालनी है। तो देखना यहाँ पर क्वेश्चन को क्या करेंगे,
पहले जो चीजें दी गई उसको लिखो। आपका पहले प्रकाश यानी पीले प्रकाश के लिए दिया गया है क्या, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर कितना है, 6000 है। ठीक है, 6000 एंगस्ट्रॉम। ये किसके लिए है, तो पीले प्रकाश के लिए। शुरू में ही क्वेश्चन बता रहे हैं, यहां पर देख लो आप लोग, पीला प्रकाश। अब इसके बाद देखो यहां पर फिर आपका कह रहा है, तो इसमें जब ये मतलब प्रकाश प्रयोग में लाया जाता है तो कितनी फ्रिंजें बनती हैं, तो बोलेंगे यहां पर टोटल 60 फ्रिंजें बनती हैं। कितनी फ्रिंजें बन रही हैं, आपको क्वेश्चन बताया गया है 60 फ्रिंजें, है ना। तो भाई आपको फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक का जो फाइनल सूत्र है वो इसमें आना चाहिए। फाइनल सूत्र जो होता है वो इस प्रकार से होता है, 60 फ्रिंजें बन रही ना, तो यहां पर लिखो 60 गुणे, यहां पर डब्ल्यू फ्रिंज की चौड़ाई होती है, डब्ल्यू बराबर यहां पर कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ऐसे होता है। तो दोनों तरफ आप यहां पर 60 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहां पर 60 फ्रिंज बन रही है पीले प्रकाश के लिए। अब देखो ये यहां पर ये लैम्डा है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप यहां से क्वेश्चन को देखो, यहां से निकालना है, मेन कैलकुलेशन है। कह रहा है कि अगर हम नीला प्रकाश लेते हैं, ठीक है, नीले कलर का, तो कह रहा है कि इसमें जो तरंग दैर्घ्य वो इसका 4500 एंगस्ट्रॉम है ना। तो इसको आप क्या करो, एक को अगर आप लैम्डा मान ली हो तो दूसरे को क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि लैम्डा डैश है ये, है ना, दूसरा वाला। तो सबसे पहले तो आप यहां पर लिखो कौन सा प्रकाश भाई, तो नीला रंग का प्रकाश, है ना, नीला प्रकाश, नीला प्रकाश। तो इसमें लैम्डा डैश कितना है, 4500 एंगस्ट्रॉम है नीले प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, है ना, 4500 एंगस्ट्रॉम। अब यहां पर मान लेते हैं कि कह रहा ना कितनी फ्रिंजें बनेंगी, तो हम मान लेते हैं कि माना n फ्रिंजें बनती हैं। जब ये हम लोग यूज करते हैं तो लिख देना है कि माना कितनी फ्रिंजें बनती हैं, तो मान लिए हम लोग कि माना n फ्रिंज, है ना, माना n फ्रिंजें दिखाई देती हैं या बनती हैं, n फ्रिंजें दिखाई देती हैं, ऐसे कर लिए, दिखाई देती हैं। अब देखो n फ्रिंज हमने मान लिया कि दिखाई देती हैं, तो फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं, आप डायरेक्ट फार्मूले दोनों में सेम रहते हैं, लेकिन चीज़ें कहाँ पर चेंज होती हैं, तो चीज़ें आपको यहाँ पर चेंज करना है। देखो सूत्र आपका यही होता है ना, सूत्र तो आपको पता है, W बराबर होता है आपका डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी और इनटू में n, जो कि मैंने बताया कि आपको फ्रिंज की चौड़ाई का जो भी फ्रिंज की संख्या है n, उसको हम यहाँ पर गुणे में कर देंगे। अब देखो W का आपका इधर का मान देखो आप, तो यहाँ पर आपके पास 60 गुणे W था, लेकिन इसमें आप क्या करेंगे 60 गुणे, अब इन दोनों फार्मूले में, फार्मूले दोनों की देखो सेम है, तो इनसे तो हमें मतलब नहीं, बचा क्या हमारा 60 और प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बचा। तो इधर आप क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख देंगे, देखो एक प्रॉपर्टी के तौर पर आपको मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पर आपको लिख देना है 60 गुणे लैम्डा। ये किसके लिए था, जब आपकी प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है वो 6000 एंगस्ट्रॉम थी, तो 60 फ्रिंजें बन रही थी, तब हमने क्या किया, इसको 60 गुणे लैम्डा। और इधर का देखो, जब प्रकाश की तरंग दैर्घ्य हमारी लैम्डा डैश हो जाती है, यानी कि 4500 एंगस्ट्रॉम हो जाती है, तब आपका वैल्यू कितना बनता है, यानी कि फ्रिंज की संख्या कितनी बनती है, तो बोलेंगे n बनती है। भाई दोनों का फार्मूला इक्वल है, इसलिए ये वैल्यू भी हमारी यहाँ पर बराबर मानी जाएंगी, इसलिए दोनों को बराबर में हमने रख दिया। अब देखो आपको क्या निकालना है, तो बोलेंगे भैया n का मान निकालना है, क्योंकि n क्या है, n ही तो है फ्रिंजों की संख्या, और हमें क्वेश्चन में कहा गया कि कितने फ्रिंजें दिखाई देंगी, मतलब फ्रिंजों की संख्या ही ज्ञात करनी है। तो चलो फिर यहाँ पर देखो आप क्या करना है, आपको n को अलग कर देना है, लैम्डा डैश को इसके बटे में ले आना। तो यहाँ पर n इक्वल टू बनेगा 60 गुणे लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश। अब दोनों की वैल्यू आपको पता है, डायरेक्ट रख दो, कुछ भी नहीं करना। देखो यानी का मान आराम से निकल आएगा, 60 गुणे लैम्डा का वैल्यू है 6000 बटे लैम्डा डैश का वैल्यू है 4500, है ना। तो जो नीले रंग का प्रकाश था, तो 4500 रख दो। देखो 2 जीरो इसके कैंसिल, ये आपके, और यहाँ से देखो 60 ये और ये 60। अब इन दोनों में क्या होगा भाई, कंपटीशन होगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना, एंगस्ट्रॉम में वैल्यू थी ना, तो भाई आपका इसका 10⁻⁻10 ये था, और ये भी एंगस्ट्रॉम में था, तो इसको भी आप 10⁻⁻10, तो वैसे भी दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि भाई बराबर है। अब देखो यहाँ से 45 है, 15 से काटो आप, 15 तिया 45 और 15 चौका 60, तो ये आपका कैंसिल हुआ डायरेक्ट, है ना। 4 गुणे 60 यानी कि आपका यहाँ पर हो जाएगा 240। तो n का मान देखना, n बराबर 240 और बटे में कितना बच रहा है 3। तो अब यहाँ से जब काटेंगे 3 8 24 यानी कि 80 फ्रिंजें आपकी दिखाई देंगे। n का मान कितना आया, तो भाई बोलेंगे n का मान आ गया हमारा 80, और n का मान मतलब 80 आए तो हमने देखा कि माना n फ्रिंजें बनती हैं, और भाई n का मान कितना आ गया 80। तो हम क्वेश्चन का आंसर कितना निकाले 80, मतलब कि टोटल जो फ्रिंजों की संख्या होती है, अगर हम नीला प्रकाश यूज करते हैं जिसकी तरंग दैर्घ्य 4500 एंगस्ट्रॉम है, तब हमारी टोटल 80 फ्रिंज बनेंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर है ना। बढ़ते हैं
लास्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने दिया गया है और जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि 5400 देखना 5400 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की विकिरण एक धातु पर गिरता है जिसका कि कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन दिया गया है 1.9 EV है। ठीक है ना। और इससे पहले मैं आपको देखो न्यूमेरिकल करा ही रहा हूं। आपको अगर हैंड रिटेन नोट्स चाहिए ना पूरे सब्जेक्ट का, तो पूरा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, ये पूरे आपको मात्र 99 रुपीज़ में, यानी कि आपको हैंड रिटेन नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सारे सब्जेक्ट के साथ साथ सेट, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो इस दिए गए नंबर पर 9511470534 इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मैसेज कर दीजिएगा कि भैया मुझे नोट्स चाहिए ऑल सब्जेक्ट का, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी आपको न्यूमेरिकल देखिए नोट्स में थोड़ा कम रहेंगे क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल मैं आपको वीडियो में करा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको अगर लिख करके दे दूंगा तो वो चीज़ें समझ नहीं आती। काफ़ी सारे फिर बच्चे मैसेज करते हैं कि भैया यहाँ नहीं समझ आ रहा, तो हर बच्चे को देखो मैसेज में या व्हाट्सएप में समझाया नहीं जा सकता, इसलिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर 1.9 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, कार्यफलन है। उस फिर कह रहा है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है तथा उसका निरोधी विभव ज्ञात करना। मतलब कि गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव दो चीज़ यहाँ पर निकालनी है। देखना फिर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये देखो कि दिया क्या क्या गया है। तो भाई दी गई वैल्यू यानी गिवन वैल्यू आपको पता ही होगी। यहाँ पर क्या दिया गया है तो बोलेंगे लैम्डा यानी कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना है, तो 5400 एंगस्ट्रॉम है ना, 5400 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। इसी के साथ आओ यहाँ पर इसको अगर आप मीटर में चेंज करते हो तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कितना, मीटर में जब चेंज करोगे तो 5 पॉइंट कितना 4 और गुणे 10 के पावर यहाँ पर कितना बनेगा 3 पॉइंट हुए ना, 1 2 3, तो 3 पॉइंट यहाँ पर हटा दो तो 10 की पावर 10 होता है माइनस का, लेकिन यहाँ पर बच जाएगा 7 माइनस का, क्योंकि यहाँ पर 1 2 ये हो गए और 1 पॉइंट यहाँ पर लगा दिए यहाँ पर डायरेक्ट, तो ये 3 जीरो इसके, तो यहाँ पर ये घट गया तो 3, तो इसलिए ये बन जाएगा आपका मीटर में। ऐसे हो गया। अब आओ इसके बाद यहाँ पर W यानी कि कार्यफलन का मान दिया गया कितना, तो W यानी वर्क फंक्शन दिया गया है 1.9 EV यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसको आप जूल में चेंज कर लो क्योंकि एनर्जी यहाँ पर ज्ञात करना। देखना तो जब आप इसको जूल में चेंज करोगे तो भाई ये हो जाएगा W बराबर 1.9 गुणे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करेंगे तो 1.6 गुणे 10 का आते कितना कर देना है माइनस का 19, और ये हो गया आपका जूल में। ठीक है, क्लियर है। तो दो चीज आपकी, एक ये वाला और एक प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, ये दो चीजें दी गई हैं क्वेश्चन में। अब क्या करना है भाई, तो अब आपको निकालना है इसका काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो इसमें लगाएंगे हम लोग क्या सूत्र, डायरेक्ट जो सूत्र होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए E के इक्वल टू यानी काइनेटिक ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बराबर HC अपॉन लैम्डा। बोलेंगे H क्या है, C क्या है, लैम्डा क्या है, तो भाई आप जान लो H जो होता है वो प्लांक नियतांक होता है, C आपकी जो है वो प्रकाश की चाल है, लैम्डा जो है वो यहाँ पर आपका तरंग दैर्घ्य है। ठीक है, सारी चीज़ें क्वेश्चन में ही दी गई हैं। देखना फिर सॉल्व कर देना है डायरेक्ट। तो अब यहाँ पर लिखो E के इक्वल टू यहाँ पर H जो होता है प्लांक नियतांक, इसका मान होता है 6.6 गुणे 10 के पावर यहाँ पर होता है माइनस का 34 गुणे प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 घाते 8 होता है मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पर मात्रक नहीं लिखना, डायरेक्ट अभी वैल्यू लिख रहे हैं। लैम्डा कितना है तो हमने निकाला यहाँ पर 5.4 गुणे 10 के पावर कितना माइनस का 7, तो लिखेंगे 5.4 गुणे 10 के घाते कितना है माइनस का 7। ये चीज़ आपको क्लियर ना, समझ आ रहा है। इतना आपको क्या है वैल्यू को रख देना है। अब सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करने का यहाँ से काम बचता है। तो देखो यहाँ पर आप सॉल्व जब करेंगे तो 6.6 गुणे 3 करोगे आप, तो एक स्टेप और बढ़ा लो। यहाँ पर E के इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर जब आप गुणा कराओगे 6.6 का 3 से तो कितना हो जाएगा 19.8 गुणे में देखो 8 जो है 34 से जाएगा तो कितना बच जाएगा, 34 माइनस का है और 8 प्लस का है तो बचेगा आपका माइनस का ही कितना, तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस का 19। ठीक है, बटे में आपका है 5.4 गुणे 10 के पावर कितना है, तो 10 के पावर 7 को आप ऊपर ले जाओ, यहाँ पर मत लिखो। तो ये जब ऊपर पहुंचेगा तो 10 के पावर माइनस का था, लेकिन यहाँ पर ऊपर गया तो प्लस का बन गया। ठीक है, ये हुआ। अगले स्टेप पर देखो क्या हो जाएगा, तो अगले स्टेप पर जब और आप निकालोगे E के का मान तो यहाँ पर हो जाएगा, इससे काट दो आप, भाग करा दो। तो यहाँ पर जब आप जो है भाग कराते हो तो कितना बच जाता है, तो यहाँ पर देखिए 5 × 15 यानी कि 3.6 और 7 इतना लगभग आएगा, इसको कर लेना। और यहाँ पर इस घात से इसको घटा दो तो 12 × 7 = 19 होता है, तो 10 के पावर माइनस का 12 बच जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आई।
और एक चीज यहाँ पर आपको कर लेना है क्लियर, इतना कर देने के बाद आपको यहाँ पर मात्रक लिख देंगे तो भी आंसर आपका सही माना जाएगा। और अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लिखना चाहते हो तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना है 1.6 × 10⁻19 का भाग करा दो इसका, तो ये आपका ईबी में चेंज हो जाएगा जो वैल्यू आपकी आएगी उसके बाद, ठीक है। तो इतना भी कर देंगे तो भी आपका आंसर जो है यहाँ तक सही माना जाएगा, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में बस यही 5 क्वेश्चन मैं बताने वाला था जो कि मैंने आपको करा दी। इन सारे क्वेश्चन का देखिए स्क्रीनशॉट भी आप कर लेना, है ना। और लगातार आपको अब सीरीज जो है न्यूमेरिकल की मिलती रहेंगी इसी प्रकार से 5-10 क्वेश्चन, क्योंकि एक वीडियो में लगातार न्यूमेरिकल कराना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे न्यूमेरिकल है फिजिक्स में, लेकिन आपको न्यूमेरिकल देखिए करना पड़ेगा अगर अच्छे नंबर चाहिए तो, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।